हेलो फ्रेंड्स। लास्ट जो पार्ट मैंने बनाया था उसमें हमने जाना था कंडक्टर इंसुलेटर्स क्या होते हैं, चार्जेस क्या होते हैं, एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है। इस चैप्टर में यानी इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज ओम्स लॉ। फिर इसके बाद जानेंगे रेजिस्टेंस क्या है, ये जो रेजिस्टेंस है ये किस पे डिपेंड करता है, एंड रेजिस्टिविटी क्या होती है, एंड और वाई जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं वो एलॉयज के क्यों बने होते हैं, ये सब हम इसमें जानने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके ओम्स लॉ से। ओके, तो ओम्स लॉ क्या होता है? व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ क्या है? सबसे पहले एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ओम्स लॉ की बात करें अगर हम, तो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कांस्टेंट मतलब फिक्स होना चाहिए कि अगर 36 डिग्री सेल्सियस है, 36 ही रहेगा पूरे टाइम। इस पूरे कांस्टेंट टेम्परेचर के टाइम पे जो करंट होती है, करंट हमने पिछले चैप्टर में जाना था, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड करंट। तो जो करंट होती है, और करंट हमें पता है कंडक्टर के थ्रू ही फ्लो होती है, वो प्रोपोर्शनल होती है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। जो हमारी करंट है वो जो वो है प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल डिफरेंस के। मतलब आई यानी करंट प्रोपोर्शनल वी। पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? वी से। तो जो करंट होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है उस पर वो डिपेंड करता है कि मतलब जैसे जैसे आप करंट बढ़ाओगे वैसे वैसे वोल्टेज इंक्रीज होगा, या फिर दूसरे वर्ड में कहें जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होता है वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज होती है। बट ये सब कब होता है? ये सब होता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ये सब होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। अब आई प्रोपोर्शनल वी है तो हम इसको वी प्रोपोर्शनल आई भी लिख सकते हैं, वो भी सही है। जैसे आई वी के प्रोपोर्शनल वैसे वी आई के प्रोपोर्शनल। जब भी आप प्रोपोर्शनल हटाते हो, जब भी आप प्रोपोर्शनल हटाते हो उसकी जगह लगाते हैं इक्वल का साइन, तब एक कांस्टेंट आता है। और वो कांस्टेंट हर जगह अलग अलग हो सकता है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो आता है कैपिटल आर। आई हमारे पास पहले से था, तो ये आ गया आपका वी इक्वल टू आई आर। तो यहां से फॉर्मूला निकल के आया वोल्टेज का एक नया फॉर्मूला वी इक्वल टू आई आर। अब ये आर क्या होता है? व्हाट इज आर? आर है आपका रेजिस्टेंस। आर क्या है? रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। तो ओम्स लॉ क्या था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी जो वोल्टेज है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। प्रोपोर्शनल से हटाएंगे तो क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। अब ये बात आती है, ये जो रेजिस्टेंस पर आ गया, ये रेजिस्टेंस होता क्या है? व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस ऐसी क्वांटिटी है जो करंट का अपोज करती है। मतलब ये करंट को रोकती है, करंट के रास्ते में ये जो है रुकावट डालती है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है, वो रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट को रोकने का काम करता है, करंट के अपोज काम करता है, मतलब करंट को रेजिस्ट करता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का काम क्या है? रेजिस्ट करना। किसको रेजिस्ट करना है? करंट को। किसको रेजिस्ट करेगा? करंट को। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? जो करंट को रेजिस्ट करे मतलब करंट को रोके, इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं हम कैपिटल आर से। एंड यूनिट की बात करें अगर, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। वाई ओम? क्योंकि ओम्स लॉ से निकला है तो ओम के नाम पे इसका जो यूनिट है वो क्या लिख दिया? ओम। ओम का डिनोट, ओम को कैसे बनाते हैं? ओम को बनाते हैं कुछ ऐसे। ये है सिंबल ऑफ ओम।
जब भी हम लिखेंगे ओम तो OHM नहीं, हम इस सिंबल बनाएंगे ओम का, ये वाला। ठीक। अब अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो V प्रोपोर्शनल क्या होता है, V प्रोपोर्शनल तो IR होता है। तो यहां से अगर मैं रिलेशन निकालूं तो I बराबर क्या इक्वल टू आएगा, I इक्वल टू V/R। तो यहां से आप देखिए ये जो I है ये वेलोसिटी के क्या है, प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करेगी वैसे वैसे क्या होगा, करंट भी आपका इंक्रीज होगा। बट ये जो आई है ये आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अपॉन में लिखा है आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे करंट क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसीलिए हम कहते हैं रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोज करता है करंट को। चूंकि रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट को ज्यादा अपोज करेगा तो करंट कम आ पाएगी। तो रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतनी ही कम होती है। मतलब आई जो है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप जितना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ाते जाओगे करंट उतनी कम होती जाएगी, एंड रेजिस्टेंस जितना कम होता जाएगा करंट उतनी बढ़ती जाएगी। तो अच्छा क्या होगा, अच्छा ये होगा कि रेजिस्टेंस कम हो ताकि करंट ज्यादा आ पाए। क्योंकि तो करंट क्या होती है, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ओके। तो रेजिस्टेंस तो मतलब बहुत ही बुरी चीज है, रोक रहा है करंट को, गंदा इंसान है भाई रेजिस्टेंस को। इसके बाद देखें तो अपन रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। मतलब ये जो रेजिस्टेंस है कैसे पता चलेगा किसमें ज्यादा है किसमें कम है, कैसे पता करें। तो रेजिस्टेंस जो है कुछ चीजों पे डिपेंड करता है, उससे हम पता कर लेते हैं। पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो पहले रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर का। मतलब जिस भी कंडक्टर में आप करंट फ्लो कराने वाले हो उस कंडक्टर की लेंथ कितनी है, इस पर भी ये रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। दूसरी चीज क्रॉस सेक्शनल एरिया। व्हाट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। सपोज कर लीजिए ये वायर है, तो ये जो ये सर्कल यहाँ पे दिख रहा है ये सर्कल ये है क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी इसकी कह सकते हैं थिकनेस, थिकनेस ऑफ द वायर होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। एक तरह से हम कह सकते हैं थिकनेस पे डिपेंड करेगा वायर कितना मोटा या पतला है। थर्ड चीज मटेरियल, मटेरियल आप कौन सा यूज कर रहे हो, कॉपर यूज कर रहे हो सिल्वर यूज कर रहे हो, इस पे भी डिपेंड करेगा आपका जो है रेजिस्टेंस। और लास्ट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे फ्लो हो रही है करंट, उस पे तो फ्लो जो टेम्परेचर है उस पे भी डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस। अब एक एक करके समझते हैं कैसे। तो हम बात कर रहे थे रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो नंबर वन फैक्टर क्या है, नंबर वन फैक्टर है आपका लेंथ। तो रेजिस्टेंस जो है लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। मतलब जैसे जैसे लेंथ आप इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे जो है ना आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। मतलब क्या है कि आपका अगर जो वायर है या आपका जो कंडक्टर है बहुत ज्यादा लेंथ का है तो उसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हम जानते हैं रेजिस्टेंस और करंट कट्टर दुश्मन है, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं। इसके बाद अगर बात करें हम क्रॉस सेक्शनल एरिया की, तो रेजिस्टेंस जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर जैसे जैसे आप क्रॉस सेक्शनल एरिया या उसी में कह सकते हैं कि थिकनेस वायर की, वो जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाओगे वैसे रेजिस्टेंस डाउन यानी घटता जाएगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटता जाएगा। इसीलिए हम आसपास देखते हैं जो वायर्स होते हैं जिससे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो क्या होते हैं, काफी ज्यादा थिक होते हैं। उनके थिक होने का रीजन ये है क्योंकि उनको बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए। तो उसकी वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस हाई हो जाता है। और रेजिस्टेंस अगर हाई हो जाएगा तो उसको मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, वायर को थिक भी कर देते हैं ताकि थिक होने की वजह से रेजिस्टेंस में गिरावट आ जाए। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस लेंथ की वजह से बढ़ता है उतना ही रेजिस्टेंस हम थिकनेस ला के वायर में उसको रेजिस्टेंस को मैनेज कर देते हैं, जिससे करंट में ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, करंट बराबर आती है। अगर ये वायर क्या होंगे, जो आने वायर जो होंगे पतले होंगे, अगर ये जो वायर हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी वाले ये पतले होंगे तो क्या होगा, और लेंथ तो है ही है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उससे जो करंट आएगी ना वो करंट कम आएगी क्योंकि लेंथ ज्यादा है। जो थर्ड नंबर है मटेरियल।
आप किस मटेरियल का यूज कर रहे हो कंडक्टर। आप कॉपर यूज कर रहे हो, आप सिल्वर यूज कर रहे हो, आप नाइक्रोम यूज कर रहे हो, आप गोल्ड यूज कर रहे हो, कोई भी जो भी है आप क्या यूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस ज्यादा या कम होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, एग्जाम्पल ले लो, आप एक जगह कॉपर का वायर ले रहे हो, एक जगह आप नाइक्रोम का वायर ले रहे हो। अब कॉपर में क्या होगा ना, कॉपर में हम क्या ले लेते हैं कि जो लेंथ है दोनों की सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का सेम है, तो ये दो फैक्टर्स बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेंगे। तो अगर इस ऐसे में देखेंगे तो जो आपका कॉपर होगा जो रेजिस्टेंस होगा, अगर वो वन कॉपर रेजिस्टेंस जो है कॉपर का रेजिस्टेंस और नाइक्रोम रेजिस्टेंस में, तो नाइक्रोम का रेजिस्टेंस जो है 60 टाइम्स ग्रेटर होगा। मतलब कॉपर के बारे में लोगे और नाइक्रोम का, तो नाइक्रोम के बारे में देखोगे तो रेजिस्टेंस होगा ना वो 60 टाइम्स हाइयर होता है। जनरली आप नाइक्रोम एक एलॉय है, तो जनरली जब भी आप एलॉय लोगे उसमें रेजिस्टेंस जो है ना बहुत ज्यादा होता है। तो ये भी एक फैक्टर है मटेरियल की, आप मटेरियल कौन सी यूज कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। दैट्स वाई आप कभी भी अपने घर के वायर नाइक्रोम के नहीं देखोगे। बट नाइक्रोम का क्या हो सकता है आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, वो अभी हम थोड़ी देर बाद बात करें। चौथा नंबर क्या है, जो चौथा फैक्टर है आपका फोर्थ फैक्टर, वो क्या है। फोर्थ फैक्टर है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कैसे, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो अगर हम बात करते हैं मेटल्स की, जो प्योर मेटल्स होते हैं उसमें अगर अगर आप मेटल का कंडक्टर ले रहे हो, तो जैसे जैसे आपका क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, आप जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता है। किसमें, प्योर मेटल्स में। क्या कहा मैंने, प्योर मेटल्स में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है। बट अगर आप यही चीज एलॉय में करोगे तो एलॉय में कोई खासा इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है, मेटल्स में ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। तो एलॉय में कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, बस मेटल्स में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाया तो जो है आपका ना रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। तो ये थे चार फैक्टर्स। अब हम मूव करेंगे रेजिस्टिविटी की तरफ। तो अगर हम बात करें, तो अगर मैं बात करता हूँ रजिस्टिविटी का, तो रजिस्टिविटी क्या होती है उसके पहले आप जान लेते हैं कि अभी हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा जो रेजिस्टेंस है वो आपका लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस आपके क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मैं ये दोनों इक्वेशन देखूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ कि जो रेजिस्टेंस है वो एल अपॉन ए, यानी एल के क्योंकि लेंथ के क्या है प्रोपोर्शनल और ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि जो आपका क्या है जो आर है वो प्रोपोर्शनल है एल अपॉन ए के। अब यहां से क्या पता कर जा सकते हैं, यहां से आप पता लगा सकते हैं क्या, उसके लिए एक मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। तो हम ये कह सकते हैं, क्या कहा मैंने, आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। अब जैसा कि हमें पता है जैसे ही आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे इक्वल का साइन लगाओगे तो एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो आता है रो। ये क्या बनाया है मैंने, रो। रो क्या है भाई, पी को हल्का सा बेंड करा दो रो बन जाता है, यार थोड़ा स्टाइलिश बना दो पी तो रो बन जाता है। ये जो रो है ना इसी को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। यही क्या है, रेजिस्टिविटी। ओके, तो यहां से अगर मैं रो का फॉर्मूला अकेला निकालूं, जो रो का फॉर्मूला बनेगा आपका वो क्या बनेगा, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल। एंड अगर मैं यहां से मुझे इसका, और अगर मुझे क्या निकाला हमने, रो का फॉर्मूला क्या निकाला,
रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। अगर मैं इसके यूनिट निकालूं तो यूनिट कैसे निकालते हैं? सिंपली आर की यूनिट हमने पढ़ा है क्या होता है, ओम। ए का क्या होता है, एरिया, किसी भी एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं। एल, एल क्या होता है, मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर खत्म, तो आंसर क्या आएगा, ओम मीटर। तो द यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। अब बात करें आगे रेजिस्टिविटी में, रेजिस्टिविटी क्या है और रेजिस्टिविटी के बारे में जान लेते हैं। तो resistivity of a substance is numerically equal to the resistance of a rod। रेजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस क्या कह रहा है कि न्यूमेरिकली इक्वल होता है सब्सटेंस, सॉरी, रेजिस्टेंस ऑफ अ रॉड विच इज 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 स्क्वायर मीटर इन क्रॉस सेक्शन। मतलब क्या कह रहा है, जैसे कि अभी मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, रो, सॉरी, यहां से मैं फॉर्मूला क्या लिखा था, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो यहाँ पे अगर मैं लेंथ को कितना ले लूं, 1 ले लूं, एरिया भी कितना ले लूं, 1 ले लूं, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, रो। तो ये कह रहा है कि रेजिस्टिविटी क्या किसके इक्वल होती है, जब आप 1 मीटर लंबा वायर लो और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का वायर लो, तो जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टिविटी को दिखाता है। तो बात है रेजिस्टिविटी चाहिए ही क्यों। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या करती है, जब भी आपको दो वायर्स के बीच में रेजिस्टेंस चेक करना है, दो वायर बीच में रेजिस्टेंस किसका ज्यादा कम है, तब बात आती है रेजिस्टिविटी की। कि आप दो कैसे लोगे कि आप एक सिमिलर लेंथ सिमिलर क्रॉस सेक्शनल एरिया का वायर लोगे और उसमें चेक करोगे, तो जो उस वक्त जो रेजिस्टेंस होगा वही क्या दिखाएगी, रेजिस्टिविटी। तो आप रेजिस्टिविटी से चेक कर सकते हो क्या, कि दोनों के रेजिस्टेंस में कितना डिफरेंस है। इसके बाद रेजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ और थिकनेस। रेजिस्टिविटी किसी की भी लेंथ और थिकनेस पे डिपेंड नहीं करती है, वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती लेंथ और थिकनेस पे, ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड टेम्परेचर पे। इसके बाद वी यूज कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज कॉपर एल्यूमिनियम हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी। देखो, रेजिस्टिविटी लो है मतलब एक तरह से आप मान लो कि रेजिस्टेंस लो है। तो जनरली आप घर में देखोगे या तो आपका वायर कॉपर का होगा या तो एल्यूमिनियम का होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, लो। रेजिस्टिविटी लो होने का मतलब है वो बता रहे हैं कि रेजिस्टेंस इनका कम है, और रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा है, करंट उतनी अच्छी फ्लो होगी। इसलिए जनरली हम कौन सा वायर यूज करते हैं, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। इसके बाद एक चीज आती है, आपके घर में आप अगर देखोगे जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं, जो हीटिंग वाले अप्लायंस है, जनरली आपको जो आयन हीट अप्लायंस है, या सर्दियां आएंगी तो सर्दियों में क्या होता है, हीटर हम यूज करते हैं, तो एक वायर होता है, उसमें आप देखोगे जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं वो लाल हो जाता है और उसमें हीटिंग आ जाती है। तो ये वायर किसका बना हुआ है, ये आयन कर रहे हैं हीटिंग, ये इलेक्ट्रिसिटी से, ये हीटिंग कहां से आ रही है। तो जो भी आपके एलॉयज होते हैं, अभी हमने पढ़ा जितने भी एलॉयज होते हैं उनका रेजिस्टेंस हाई होता है। जैसे हमने कॉपर एंड नाइक्रोम का कंपेयर किया, नाइक्रोम इज एलॉय, तो कॉपर के कंपैरिजन में जो नाइक्रोम का रेजिस्टेंस था वो 60 टाइम्स ग्रेटर। तो स्पष्ट है कि जो नाइक्रोम है, जनरली हम नाइक्रोम यूज करते हैं, तो नाइक्रोम क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हाई रेजिस्टिविटी होती है, एलॉय है एक तो, और रेजिस्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। दूसरा चीज क्या है, अगर रेजिस्टेंस देखिए जितना ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा तो करंट उतना अपोज करेगा। जब ये करंट अपोज करता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है हीट। तो अगर रेजिस्टेंस आप जितना ज्यादा बढ़ाते जाओगे ना, वायर उतना ज्यादा हीट करता जाएगा। क्योंकि नाइक्रोम बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हो रहा है, तो वहां तो समझ लीजिए करंट फ्लो होना ही बड़ी बात है। तो रेजिस्टेंस वहां पे क्या होता है, जो वायर होता है ना वो आपका हीटिंग करने लग जाता है। लेकिन हीट करने से एक डर है कि वायर जल सकता है। तो यहाँ पे भी क्या हो सकता है कि नाइक्रोम अंडर डज नॉट गो अंडर ऑक्सीडेशन, मतलब जलता भी नहीं। ऑक्सीडेशन का मतलब होना है बर्न होना, तो ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है मतलब जलता भी नहीं है, हाई टेम्परेचर पे जलता भी नहीं है। दैट्स वाई हम क्या यूज करते हैं, हम एलॉय यूज करते हैं। इसलिए अपने हीटिंग अप्लायंसेस के जगह पे हम यूज करते हैं एलॉयज। कभी भी मेटल का नहीं होगा जो पैर होगा, ठीक है। एलॉयज यूज करेंगे हम जिससे वो हीटिंग, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा प्लस ऑक्सीडेशन के अंदर नहीं जाता है। ये था सेकंड पार्ट। तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस क्या होते हैं, डेरिवेशन करेंगे प्लस उसके पूरे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।